बात करने जा रहा हूँ वो है धारिता का सूत्र। क्या है? धारिता का सूत्र। पर बहुत ही इजी सूत्र है। मैं कहता हूँ कि आप खुद से है ना, खुद से वो सूत्र बना सकते हो। कैसे? मेरी बात गौर से सुनना। देखो, जाहिर सी बात है, जब अपन धारिता की बात करते हैं, इधर मेरी बात सुनो, धारिता की बात करते तो जाहिर सी बात है कि धारिता को अपन अलग अलग किस में लेते हैं, किसमें लेते हैं धारिता को? कोई ना कोई अपन को वस्तु चाहिए या फिर कोई ना कोई अपन को पृष्ठ चाहिए जिससे अपन धारिता निकालनी हो। तो यानी कि इस हिसाब से तो गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि धारिता का मान अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सूत्र बनते हैं। मान मतलब सूत्र, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सूत्र बनते हैं। तो अपन एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है लिखना लिखना विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि आज का आपका पहला टॉपिक है। मैं जो ये चीज बताने जा रहा हूं ना, इसको आपने गौर से समझ लिया ना, तो गारंटी देता हूं इसको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, मैं जो चीज तुमको बताने जा रहा हूं, गारंटी देता हूं कि तुम ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कैसे? मेरी बात सुनो। पहले सिर्फ चित्रों को गौर से देखना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? अब देखो, ये मेरा क्या है, एक गोला है, टेढ़ा मेढ़ा है और अपना ये, ठीक है। चलो, इसके ऊपर अपन ने आवेश का वितरण किया। अपन को पता है चालक गोले के अंदर हमेशा आवेश कहाँ वितरित होता है? चालक गोले का आवेश कहाँ होता है? सतह पर होता है, बरोबर। धारिता निकालनी है, यानी कि आसपास के बिंदुओं से अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो सतह से मतलब है। अब ये अपना क्या हो गया? केंद्र, और ये इसकी दूरी कितनी होगी? r। अब देखो, O केंद्र है, दूरी r है, और टोटल आवेश अपन मान लेते हैं वितरण कितना है? q, बराबर। तो सबसे पहले आवेश बराबर अपना क्या है? आवेश बराबर क्या है? q है। अच्छा, अपन ने विभव निकाला था गोलीय पृष्ठ के लिए। चालक गोले के लिए सतह पर विभव का मान क्या था? याद है? चालक गोले की सतह पर अपन ने ये भी निकाला था कि q बटा r, या फिर इसको ये कह सकता हूँ 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ऊपर क्या जाएगा? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बराबर। अब यदि मैं अपनी धारिता की बात करता हूँ तो कल भी पढ़ा था c, धारिता बराबर क्या होता है? c, और c बराबर क्या होता है? q बटा v। तो c q का मान कितना है? q ही रहेगा। v का मान कितना है? q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही है। तो q से q कट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यानी कि अपना c का मान कितना जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई दिक्कत? इजी सा। अब एक और चीज, एक स्टेप आगे चलते हैं। यदि एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला क्या हो, अंदर क्या हो? माध्यम हो। क्या हो? माध्यम हो। तो जाहिर सी बात है सी एम बराबर क्या जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इनटू क्या जाएगा? एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा आर। भाई परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं सी एम बराबर एप्सिलॉन आर इनटू सी लिख सकता हूँ? गौर से देखो, 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर का मान क्या है? c। तो यानी कि ये दो संबंध हमेशा याद रहेंगे। यदि मैं कहूं कि परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, उसकी धारिता, उस गोले की धारिता और किसी सामान्य गोले की धारिता का अनुपात एक नियत राशि होती है, तो क्या वो बात सही है? क्यों? क्योंकि वो नियत राशि किसके बराबर होगी? माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगी। सही बात है ना? माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक के बराबर होनी चाहिए ना। तो यानी कि ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही है। पक्का ये चीज समझ में आ गई? तो अब इसको लिखें। सबसे पहले लिखना, माना आर त्रिज्या वाले, माना आर त्रिज्या वाले एक गोले को Q आवेश देने पर
आवेश देने पर V विभव आरोपित होता है V विभव आरोपित होता है तो क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना, लिख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये बताओ कि धारिता का मान आवेश पर निर्भर करता है या नहीं। आवेश पर निर्भर करता है कि नहीं, नहीं करता। धारिता के पद में कहीं भी आवेश आ रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये देखो, ये चीज होती है, आपको अपने अंदर ये चीज आनी है कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जब यहाँ पे क्यूब है ही नहीं तो आवेश की जरूरत नहीं। यानी कि यदि मैं यहाँ पे 2 ये क्यूब की जगह भले मैं 10 क्यूब या 1000 क्यूब भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है भाई, किससे मतलब है मेरे को, पहला ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित क्या है, r। यानी कि धारिता किस पर निर्भर है, त्रिज्या पे। जितनी त्रिज्या बड़ी होगी उतनी धारिता ज्यादा होगी। अब आप इसको ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझो, मान लो कि मेरे पास एक बक्सा है, एक पेन का जो अपना पैकेट आता है, मान लो उसी के कम रहता है, एक नॉर्मल छोटा पेन का पैकेट आता है, उससे सिर्फ 5 पेनें आती है। अब मैं पैकेट की साइज को बढ़ा दूं तो पेनों की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ठीक इसी ढंग से जैसे जैसे त्रिज्या बड़ी होगी वैसे वैसे गोलीय चालक की धारिता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। बट अपन यह भी जानते हैं कि अपन r का मान एक फिक्स मान तक ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो गोलीय पृष्ठ नहीं रहेगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एकल जो चालक होता है उसकी धारिता क्या होती है, एक नियत मान तक की बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उस एकल चालक को युग्मित करना पड़ता है। यानी कि जब आप अपन आगे पढ़ेंगे ना समांतर प्लेट संधारित्र, तब अपन को समझ में आएगा कि किस प्रकार अपन एकल चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो नीचे एक प्यारी सी लाइन लिख देना, ठीक है, लिखना, बकरी आई घास खाई जाए, खान दे गरम रहेगा, लिखना धारिता का मान, धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। किसकी धारिता, कोष्टक लिखना गोलीय पृष्ठों की, कोष्टक में लिखना गोलीय पृष्ठों की। कोष्टक क्या लिखोगे, गोलीय पृष्ठों की, क्योंकि यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ अपन बात गोलीय पृष्ठों की कर रहे हैं। समझ में आया, यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठों की बात कर रहे हैं। तो गोलीय पृष्ठों के अंदर अपने को Q से लेना देना नहीं है। और C और R के बीच ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, कोई बताएगा, C और R के बीच का ग्राफ कैसा होगा, है स्ट्रेट लाइन होगी, और जिसका प्रारंभिक सिरा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अपन को भी पता है, क्या पता है हमारे को भाई, जब r का मान 0 होगा तो c का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, r बराबर 0, यानी कि गोला ही नहीं है, गोला ही नहीं तो धारिता किसकी, सही बात है ना। देखिए c और r का मान हो जाएगा 3, ठीक है ना।
पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। इतनी सी चीज दे रखी है, पृथ्वी को एक क्या मानना है, गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करनी, जहां पे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये दी हुई है ना। तो एक बात बताओ, यदि मैं तुमको इतना सा क्वेश्चन देता हूं, क्या ये सोचने की जरूरत है कि मैं कैसे निकालूंगा? भाई जब मेरे को r का मान, पृथ्वी को गोलीय चालक माना, इसकी r का मान कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर, और मुझे निकालनी c का मान निकालना है। तो आपको क्या ये नहीं पता है कि ये r की जगह चलो ये लिख दिया, और बटे 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 होता है। तो यानी कि क्या इसको 9 × 10⁹ लिख सकता हूँ। अब कर सकते हो आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, मान निकालो क्या होगा, और ये भी बताना है कि किसमें आएगा, मिलियन माइक्रो किसमें आएगा। नहीं है, इसका मान 0 है। देखो ये हो जाएगा 10⁻³ ये फैराड, ठीक है, फैराड होती है धारिता का मान। अब सबसे पहले मैंने तुमको इजी से इजी तरीका बताया था, क्या मैंने कहा कि पहले 10 की घातों को सॉल्व कर दो, कर दिया। अब 6.4 है, यानी कि 64 में भाग देना है 90 का, ठीक है, तो यानी कि पॉइंट तो आगे आएगा ही आएगा क्योंकि 90 बड़ा है, ठीक है। अब 64 में 90 का भाग, अब देखो 64 में 90 का भाग ये हो गया 640, तो 9 सत्ते होता है 63, पीछे बचते हैं 10, एक और 0, 90 एकम 90, वापिस से 10, एक और 0, 90 एकम 91 है। तो C का मान देखो, क्या इसको ऐसे लिखता हूं 711 × 10⁻6 फैराड, इसको C बराबर में 711 माइक्रो फैराड लिख सकता हूं। भाई -6 घात को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, यानी कि हो गया C का। तो कैलकुलेशन को इस तरीके से करो, है ना। पृथ्वी की धारिता भी किसमें आ रही है, माइक्रो फैराड में आ रही है, किसमें आ रही है। तो तुम सोच अंदाजा लगा सकते हो ना कि फैराड कितनी बड़ी राशि होती है, अंदाजा लग रहा है ना फैराड कितनी बड़ी राशि होती है। पता है एक फैराड किसकी धारिता हो सकती है, शायद सूरज की धारिता से भी थोड़ी ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाओ कैसे, देखो अपन अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सूरज या फिर क्या तुम मान लो, चलो सूरज बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपन चलो बृहस्पति से बात करते हैं। बृहस्पति के बारे में आपने सुना होगा, बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है, सुना है कभी, है लगभग 350 पृथ्वियां बोली जाती है बृहस्पति में, है ना 350 पृथ्वियां। यानी कि सोचो कि यदि एक फैराड होता है तो लगभग पृथ्वी का वो कितना होता है 14 गुना होता है। कितना गुना होता है 1400 गुना। 1400 गुना की यदि आप बात करते हो तो बृहस्पति है 350 गुना पृथ्वी का। अब आप सोच लो कि कितनी बड़ी एक फैराड राशि होती है। यदि आपको एक फैराड, आपको यदि किसी की धारिता चाहिए तो आपको कितना बड़ा पिंड चाहिए, है ना, अंदाजा लगाना है इस चीज का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे ही है, क्या है कि एक फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। क्या आप इसे अपने अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट है, अलमारी छोड़ो पृथ्वी में नहीं रख सकते। पृथ्वी पे आपको अलमारी में रख सकते हो, ये पूछ रहा है। अरे चलो भाई इसकी भी समझौती कर लेते हैं। एक फैराड धारिता है सी, ये है R बट्टे K का मान होता है 9 × 10⁹ मीटर, यानी कि R का मान होना चाहिए 9 × 10⁹ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या होती है पता है कितनी, 6.4 × 10⁶, यानी कि 1000 गुना तो साफ साफ हो गया। अब तुम सोच लो कितने गुना ज्यादा राशि होगी, है। तो यानी कि इसको यदि अपन पृथ्वी से पे भी नहीं रख सकते तो सोचो अलमारी में रख सकेंगे, अलमारी तो बहुत बेचारी इतनी सी होती है। तो यानी कि इसके साथ अलमारी क्या होगी, बहुत छोटी सी राशि होगी ना। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे जो R का जो मान है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे, पृथ्वी की त्रिज्या से। कभी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ज्यादा बड़ा है जिसको अलमारी में नहीं रखा जा सकता। तो ये कारण हो जाएगा, इसके नीचे एक लाइन लिख देना, अतः इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता।
देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सोचो किसी को, देखो एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरेड है और इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरेड हो जाती है, तो माध्यम का परावर्तन क्या होगा? पिकोफैरेड 10⁻⁻12। यहाँ पर हमको इसका कुछ लेना देना नहीं है, मेरी बात सुनो कैसे। एक बात बताओ, अपन को दो चीजें दी गई, अपन को C का मान दे रखा है और Cm का मान दे रखा है, अपन को किसका मान निकालना है? एप्सिलॉन r का। तो हमको पता है कि एप्सिलॉन r बराबर क्या होता है? Cm/C का भाग ले लो। Cm का मान कितना है? 12 पिकोफैरेड। C का मान कितना है? 2 पिकोफैरेड। तो बताओ एप्सिलॉन r का मान कितना आ जाएगा? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं, क्योंकि ये r का मतलब होता है आपेक्षिक और आपेक्षिक का मतलब होता है अनुपात। तो अनुपात में कोई मात्रक होता है? नहीं। ये ठीक उसी प्रकार है। किस प्रकार? विकृति। विकृति बराबर क्या था? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, दोनों ही लंबाई है। ये अपना इसी पे जाने वाला है, तो सुन लो। प्लेट संधारित्र की एक संरचना कैसी होती है? यदि आप देखोगे ना प्रैक्टिकली उसको देखोगे तो कैसा होगा? एक आप वो नहीं खाते, एक मिंट वाली वो चोकर चोकर से छोटी-छोटी वो नहीं आती? क्या? वो कहते हैं च्युइंगम आती, क्या आती है मिंट वाली चोकर चोकर मिंट मस्त। बहुत अच्छी तो होती है। वो कैसी होती है? ठीक उसी तरीके का दिखता है प्लेट संधारित्र, है ना? मिंट समझे? मिंट अलग आती है दूसरी। जो भी हो भाई, अपन को नहीं पता, आता है ना, मैंने देखा है। तुम्हें अपने स्कूल में टाइम पास के लिए जाते थे। तुम टाइम पास इससे करते हो? बहुत। चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। दो भिन्न-भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात कितना है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे एक शब्द पे गौर करना, क्या कहा है? आवेशों, समान आवेश से आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समान आवेश से आवेशित कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, है ना, गौर से सुनना। अपन ने यह चीज तो जानी थी, क्या जानी थी हमने यह जानी थी Q बराबर क्या होता है? C होता है कि नहीं होता है? तो Q1 C1 V1 है ना, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2। अब Q1 बराबर क्या है? Q2, यानी कि C1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2। अब अपन को किसका अनुपात दे रखा है? अपन को विभवों का अनुपात दे रखा है। तो देखो V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 बटा C1। तो V1 बटा V2 का मान क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? 1/2। ये हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 बटा C1। तो यानी कि C1 बटा C2 को अपन क्या ऐसा कह सकते हैं कि 2/1 या फिर 2:1 कह सकते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? अपन को सब चीजें क्लियर कर दे रखी थी। आवेश बराबर है, लो भाई आवेश कर दी बराबर, अनुपात में ले लिया भाई, ले लिया। V1 बटा V2 का मान रख दिया, C1 बटा C2 निकालना था, उल्टा कर दिया, ये आ गया अपना मान। अब आप सुनो, एक वो चीज आने वाली है कैपेसिटर की। आखिर संधारित्र किसे कहते हैं? ये तो आपने सिर्फ चालक की बात की थी, गोली चालक है, तो यदि सिर्फ ये चालक ही है तो आखिर संधारित्र किसे कहते हैं? तो मेरी बात गौर से सुनना। क्या होता है, किस तरीके से एक संधारित्र का निर्माण होता है, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी एक प्रोसेस होती है, उसको गौर से समझना। सबसे पहले क्या किया जाता है, गौर से सुनना मेरी बात। 2 प्लेटें ली जाती है, ठीक है। एक प्लेट को अपन किससे जोड़ते हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ते हैं, जिसे अपन बैटरी भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, अपन उससे क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्लेट कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। अब क्या करते हैं, एक दूसरी भू संपर्क प्लेट है वो उसको उसके नजदीक लाया जाता है। अब जाहिर सी बात है 2 प्लेटें एकदम नजदीक आएंगी, एक आवेशित है एक निरावेशित है। तो अपन ने पढ़ा था जो आवेशित प्लेट है वो क्या करेगी? प्रेरण करेगी, इसके कारण उसके ऊपर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जो प्रेरित आवेश हो जाएगा वो तो अंदर की ओर आ जाएगा, और बाहर की ओर जो आवेश होगा उसको कहां कर देंगे? जमीन में भेज देंगे। फिर उस दूसरी वाली प्लेट को भी अपन विद्युत सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों प्लेटें आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? संधारित्र का। और जब इन दोनों प्लेटों को आपस में मिलाया जाता है तो इनकी धारिता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है समप्रभ
देखो संधारित्र कई टाइप के हो सकते हैं। ये सिर्फ प्लेटों की बात करें तो प्लेटों, ये जो दो प्लेटें आपस में मिलकर जो संधारित्र बना रही हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? समानांतर प्लेट संधारित्र। समझ में आ गया? देखो कैसे होता है, इसकी प्रोसेस को वापस अपन एक चित्र से समझते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे को सीखनी चाहिए अपन को, ज्यादा कुछ नहीं है ना। देखो ये अपन ने इसको लाइन से जोड़ दिया, लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, पावर सप्लाई सप्लाई से जोड़ दिया, यानी कि इस पे क्या है, मान लो कि इस पे क्या है, मान लेते हैं ये प्लस है, ठीक है। अब क्या कर दिया, अब इसके पास में एक अन्य प्लेट को अपन ले आए, है ना, और ये जो प्लेट थी वो क्या है, भू संपर्कित है। क्या है? भू संपर्कित है। अब क्या होगा, प्रेरण होगा, प्रेरण के बाद जो अनावेशित होगा उससे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, माइनस आ जाएंगे अपने विपरीत आवेश के सामने, है ना, और प्लस हो जाएगा वो कहां पे आ जाएगा, इस ढंग से हो जाएगा। अब ये प्लस का प्लेट के बाहर है, भू संपर्क का है, प्लेट के बाहर है, तो जाहिर सी बात है ये सारे प्लस कहां चले जाएंगे, भूमि में चले जाएंगे, और भूमि में जाने के उसके बाद में पीछे सिर पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। अब ये जो व्यवस्था तैयार हुई है यही आपकी क्या है, संधारित्र है। समझ में आ गया? अब संधारित्र को दो तरीके से निरूपित किया जाता है, पहले एक चीज समझा रहा हूँ, चित्र बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। संधारित्र को दो तरीके से निरूपित किया जाता है, डिपेंड करता है कि क्या चीज है। यदि अपन ने सिर्फ ये लिया है तो यह बताता है कि नियत धारा स्रोत से संधारित्र जुड़ा हुआ है। क्या बताता है? नियत धारा स्रोत से संधारित्र जुड़ा हुआ है। और यदि संधारित्र कुछ ऐसा दिखता है तो यह बताता है कि यहाँ पे क्या है, परिवर्ती धारा है। कौन सी धारा स्रोत है? परिवर्ती, यानी कि हर टाइम के साथ साथ धारा का मान लगातार बदल रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा में ये होता है समय के साथ साथ में क्या होता है, मान परिवर्तित होता रहता है। तो बताओ संधारित्र क्या चीज है, समझ में आ गया? क्या होता है जब एक आवेशित प्लेट के सामने कोई अनावेशित प्लेट लाई जाती है तो उसके अंदर प्रेरण होता है, तो प्रेरण के बाद जो विपरीत आवेश होता है वो क्या होता है, प्लेट के सामने आ जाता है, और जो बाहर की ओर कौन सा आवेश होता है, दूसरा वाला आवेश। और दूसरे वाले आवेश को जब भू संपर्कित किया जाता है तो वो सीधा कहां से जाता है, जमीन में, और पीछे जो व्यवस्था बचती है वही अपनी क्या है, संधारित्र। अब बताओ इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो बताओ, नहीं हो रही हो, ठीक है। अब संधारित्र क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पे प्लेट बनाना ज्यादा सही है? नहीं, क्योंकि तब तो गलतफहमी ये बैठेगी कि सिर्फ उसे प्लेट की बात कर रहे हैं। बट अपन यहाँ ओवरऑल की बात करते तो अपन एक काम कर लेते हैं, इस व्यवस्था को थोड़ा ऐसे चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखो आपको, जैसे कि आपको बताया आपकी बुक में भी देखो आपकी चित्र बनाया हुआ है, बट हाँ अपन को देखो इसमें ये रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका शायद ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर कर रहे हो कि संधारित्र कोई भी टाइप हो सकता है, हमें तो किससे मतलब है, आवेशों से मतलब है। तो यानी कि जब क्या होता है, यहाँ पे अपना सिर्फ क्या होता है, प्लस क्यू होता है, और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, माइनस क्यू। और जब इनको नजदीक लाकर एक विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, संधारित्र। ये है अपना संधारित्र का परिपथ चित्र। और इस चित्र से अपन परिभाषा निकाल सकते हैं क्या, जब दो विपरीत आवेशों वाली प्लेट को एक दूसरे के समीप लाकर उन्हें क्या कर दिया जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो बनने वाले को क्या कहते हैं, बनने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो ये चित्र बना दो, ठीक है, सिर्फ ये चित्र बनाना, उसके बाद अपन लिखते जाएंगे। लिखना, किसी चालक की धारिता में वृद्धि करने हेतु, किसी चालक की धारिता में वृद्धि करने हेतु दो समान परंतु विपरीत आवेश युक्त चालकों को, दो समान परंतु विपरीत आवेश युक्त दो चालकों को
चालकों को परस्पर निकट लाया जाता है, परस्पर निकट लाया जाता है, तो उसे संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अगला एक छोटा सा पॉइंट पॉइंटर लिख दो। संधारित्र हमेशा आवेश को संचित करता है, संधारित्र हमेशा आवेश को संचित करता है, हमेशा आवेश को संचित करता है। अतः इसे आवेश संचय युक्ति कहा जाता है। और अगला पॉइंट, आवेश संचय युक्ति कहा जाता है। युक्ति कहा जाता है। ये तो अपन सब पहले ही पढ़ चुके हैं। Q समानुपाती V यानी कि Q बराबर CV, यानी कि आपको जितना ज्यादा आवेश प्राप्त करना है उसके लिए वोल्टेज का मान भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। Q बराबर CV। अगला पॉइंट लिखना, संधारित्र की निर्भरता, संधारित्र की धारिता की निर्भरता, ज्यादा सही ये रहेगी, संधारित्र की धारिता की निर्भरता। अब आखिर धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है ना, ये जानना जरूरी है। तो पहली चीज तो अपने गोलीय चालकों में देख ली थी कि धारिता यदि आपको चाहिए अच्छी खासी तो आपका आकार बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, आकार। तो सबसे पहले लिखना, पहला इसके अंदर निर्भरता सबसे पहले किसमें है, चालक के आकार पर। पहला पॉइंट क्या है, चालक के आकार पर, आकार पर। जाहिर सी बात है धारिता का सबसे पहला शर्त क्या है, आकार अच्छा होना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट क्या है, चालक की आकृति पर, चालक की आकृति पर। जाहिर सी बात है आकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है ना। ठीक है। तीसरा, चालक प्लेटों के मध्य दूरी पर, चालक प्लेटों के मध्य दूरी पर। और चौथा, उपस्थित माध्यम पर, उपस्थित माध्यम पर। देखो मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। आकार वाला समझ में आ गया। अब आकृति को गौर से समझो। एक मान लो, सुन लो, दोनों पृष्ठ गोली है। मेरी बात सुनो, मान लो कि दोनों पृष्ठ अपनी गोली है। अब एक बात बताओ, संधारित्र कहां काम करेगा, इन दोनों के बीच की रेंज में ही काम करेगा। यानी कि मान लेते हैं आधा गोला काम में आ जाएगा, आधा गोला ये वेस्ट गया। यानी कि इस आकार में सोसाइटी में संधारित्र अपन को अच्छी धारिता चाहिए तो अपन को ज्यादा क्षेत्रफल चाहिएगा। अब इस गोले की जगह एक एज्यूम करो कि मैं दो प्लेटें रखता हूं, दो प्लेटों का पूरा पृष्ठ यूज में आ गया और धारिता भी अपन को अच्छी खासी मिली। तो आकार और आकृति समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूरी की। तुमको ये भी पता है कोई आवेश यदि गतिशील होता है तो जितनी ज्यादा ऊष्मागतिकी में पढ़ा हुआ, जितनी ज्यादा दूरी होती है, जितनी ज्यादा दूरी होती है इतना होता आवेशों की क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। जितना ज्यादा आवेश चलेगा उसकी ऊर्जा का आवेश उतना ही होगा और उतने ही आवेशों में क्या होगी, क्षमता में कमी आएगी। तो यानी सोचो प्लेट की दूरी कितनी कम होगी। यदि ज्यादा कम होती तो क्या होगा, आवेशों में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, कम दूरी के अंदर प्रतिरोध भी कम मिलेगा। कारण ज्यादा दूरी होगी तो हो सकता है कि वायु या किसी दूसरे चीज के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मिलेगा जिसके अंदर अपनी ऊर्जा खो देंगे। बट सोचो दूरी ही कम है तो क्या होगा, कम से कम प्रतिरोध आएगा। तो यानी कि धारिता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। और अगली चीज तुम गौर से सोचो एक चीज को, माध्यम। माध्यम में तो भाई डिपेंडेंसी है ही। अपन अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं कि एप्सिलॉन के मान पे जो डिपेंड कर रहा है, धारिता। अब सोचो कोई परावर्तन वाला माध्यम है तो धारिता थोड़ी अलग आएगी, है ना। निर्वात है तो धारिता अलग आएगी, वायु है तो अलग आएगी, जल है तो अलग आएगी। तो कहने का मतलब ये कि इन चार चीजों पे ही क्या मिलती है, धारिता की निर्भरता अपन को मिलती है कि भाई ये चारों पे ही ये डिपेंड कर रही है। इतना समझ में आ गया। अब इसको चलने के बाद में एक चीज अपन को नोट जरूर करनी है, क्या कि इसका संकेतन क्या होता है,
संकेतन मैंने 2 लिखा है तो याद है, बताए थे दोनों याद हो गए है ना। तो वो के वो 2 लिखने हैं। तो अगला पॉइंट है संकेतन, और संकेतन में वो 2 चित्र बना दो, और एक के अंदर लिख दो नियत और दूसरे में परिवर्ती, नियत धारिता और परिवर्ती धारिता। सिद्धांत, अगला डालना संधारित्र का सिद्धांत। आखिर संधारित्र किस सिद्धांत पे काम करता है? याद है मैंने अभी अभी तुमको एक प्रक्रिया बताई थी कि किस प्रकार से अपन संधारित्र को बनाते हैं, बताया था, प्रेरण वाला, है ना। इसी सिद्धांत को अपन डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम 3 चित्र बनाएंगे और इन 3 चित्रों को उसके बाद अपन इलैबोरेट करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो चीजें क्या थी, ठीक है ना। तो देखो इसको एक चित्र को आप गौर से समझना, क्योंकि ये सभी चीजें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज होगी भाई हमको समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा, बस थोड़ा इधर ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो मैं जो एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और आपको हर एक स्टेप में मेरे साथ चलना है, ठीक है ना। जहां मैंने स्टेप खत्म की तो आपको भी वहां पे खत्म करके आगे चलना है। खत्म करने का मतलब है वहां समझ में आना चाहिए, उसके बाद अगली स्टेप पे अपन चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोई प्लेट है अपनी A, ठीक है ना। इस A प्लेट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये अपनी आवेशित प्लेट थी, ऑलरेडी इसके ऊपर क्या था, आवेश था दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दिया, इस A प्लेट के पास में मैं अगली कंडीशन में इस A प्लेट के पास में मैंने क्या किया, एक और प्लेट ले आया। क्या ले आया, एक और प्लेट ले आया। ये A है, ये B है, इसको मैं एक और प्लेट को ले आया। जाहिर सा थी अनावेशित थी, अनावेशित के कारण क्या होगा, इसके अंदर उत्पन्न होगा प्रेरण, और प्रेरण के कारण अंदर की ओर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, और बाहर की ओर कौन सा आवेश रह जाएगा, प्लस, ठीक है। अब प्लस था, अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको उत्पन्न होने के कारण मैंने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। अब आगे क्या हुआ, भू संपर्कित करने पर अपन को आगे एक चीज देखने को मिली, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो जब जैसे ही अपन ने भू संपर्कित किया तो अपन को यह चीज पता पड़ी, क्या पता पड़ा हमारे को, कि बाहर वाला आवेश गया पृथ्वी पे, और इस प्रकार अपन को एक युक्ति मिली, और यही अपनी क्या है, संधारित्र है। समझ में आया क्या हुआ, पहले एक सिंगल आवेशित धनावेशित प्लेट थी A, इसके संपर्क में अनावेशित प्लेट जब B लाए तब क्या हुआ, प्रेरण हुआ, तो अंदर की ओर उत्पन्न हुआ माइनस आवेश, और बाहर की ओर क्या आ गया, प्लस आवेश। जब बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित किया गया B के, तो प्लस आवेश तो चला गया जमीन में, तो यहाँ पे अंदर की ओर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और इस प्रकार हमको जो युक्ति मिली वही अपनी क्या है, संधारित्र। तो याद रखना, इसे आवेशन का सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं कि संधारित्र को आवेशित कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो, यानी कि निर्माण कर रहे हैं अपन, संधारित्र को बना रहे हैं, और इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है संधारित्र में। जब पहले किसी भी विद्युत युक्ति में संधारित्र लगा होता है तब उसके अंदर क्या होता है पता है, कोई आवेश नहीं होता है। जैसे अपन उसका यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो आवेशित होने लगता है ना। और जब ज्यादा आवेशित और निरावेशित हो जाता है तो अपने आप खराब हो जाता है संधारित्र, इसको बदलना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पंखे के अंदर बोलते हैं कि सारे डाउन हो गए, असल में वो संधारित्र क्या होता है, ज्यादा यूज में लेने के कारण क्या हो जाता है, संधारित्र की क्षमता खत्म हो जाती है और वो संधारित्र काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखाऊं, या तुम कहो तो एक साथ एक पैराग्राफ में लिखाऊं, स्टेप में लिखना है। चलो ठीक है, ये चित्र बना दो। सबसे पहले क्या किया हमने, चित्रानुसार प्लेट A कोई धनावेशित प्लेट है, कोई धनावेशित प्लेट है जिस पर नेट आवेश प्लस Q है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, पहला चित्र क्या है। अब सेकंड,
इस धनावेशित प्लेट ए के पास, इस धनावेशित प्लेट ए के पास कोई अनावेशित प्लेट बी लाने पर, कोई अनावेशित प्लेट बी लाने पर, कोई अनावेशित प्लेट बी लाने पर प्लेट बी का आंतरिक सतह, प्लेट बी की आंतरिक सतह प्रेरित होकर ऋणावेशित एवं बाह्य सतह धनावेशित हो जाती है, जिस पर आवेश का परिमाण Q है, जिस पर आवेश का परिमाण Q है। अब जाहिर सी बात है प्लेट बी का क्या होगा, सुनो, प्लेट बी का जो आवेश होगा वो क्या होगा कि ए के धनावेश में तो कमी करेगा, है ना, क्या करेगा, कमी करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेरित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ तो हास होना ही है। तो धनावेश में तो कमी क्या करेगा, सबसे पहले विभव में कमी करेगा। किसमें करेगा? विभव में, क्योंकि अपन को पता है कि विभव क्या होता है, विभव एक सिंगल राशि होती है। अब जाहिर सी बात है धनावेश और ऋणावेश दोनों ही पास में, तो विभव वहीं पे खत्म हो जाएगा। विभव में तो क्या हो जाएगी, कमी, मगर बढ़ेगा क्या, धनावेश। जाहिर सी बात है सामने जो विपरीत आवेश होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों प्लेटों में क्या होगी, आवेश में वृद्धि होती रहेगी। तो इसके अंदर लिखना प्लेट बी के कारण, इसी के अंदर प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण ए के धनावेश में वृद्धि, ए के धनावेश में वृद्धि तथा विभव में वृद्धि होती है, मगर थोड़ी सी वृद्धि होती है ना, विभव में अल्प वृद्धि होती है। ठीक है ना, ये तो क्या स्टेप सेकंड। भाई अपन ने इसको समझ लिया कि आखिर क्या प्रोसेस यहाँ पे चल रही थी इस एरिया में। अब आगे क्या किया, आगे अपन ने प्लेट बी को कर दिया भूसंपर्कित, तो इसका बाहरी जो धनावेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, भूमि में, और जो ये बन जाएगी व्यवस्था, ऐसे ही क्या लेंगे अपना संधारित्र। तो लिखना अगले स्टेप में, अब प्लेट बी के बाह्य सिरे को, अब प्लेट बी के बाह्य सिरे को, अब प्लेट बी के बाह्य सिरे को भूसंपर्कित करने पर, भूसंपर्कित करने पर प्लेट का संपूर्ण धनावेश, प्लेट का संपूर्ण धनावेश, प्लेट का संपूर्ण धनावेश भूमि में चला जाता है, भूमि में चला जाता है, जिससे प्लेट ए के विभव में अत्यधिक कमी हो जाती है, प्लेट ए के विभव में अत्यधिक कमी हो जाती है, एवं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
इस युक्ति को ही संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक बात सुनो, लिखो अपन ने एक चीज देखी, लास्ट वाली लाइन को समझो क्या था मतलब इसका। अपन ने एक चीज देखी, C और V में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। V का मान जितना कम होगा C का मान उतना ही ज्यादा होगा। जब A के विभव में कमी होगी तो संधारित्र की धारिता में क्या होगी, समझ में आ गया। यही चीज लास्ट वाली लाइन बोल रही थी। और जो ये युक्ति बनी वो भी क्या है, संधारित्र। तो जैसा कि मैंने बोला कि संधारित्र कोई जरूरी नहीं है कि प्लेट आकार का ही हो, संधारित्र किसी भी आकार का हो सकता है। बट हाँ, लगभग संधारित्र को ऐसा लेते हैं कि दोनों आकार के और समरूप हो। क्या हो, तभी तो दोनों में समान आवेश वितरण होगा। मान लो कि कोई एक तरफ बेलन ले लिया और एक तरफ घन ले लिया, तो वो बराबरी वाली चीज नहीं होगी। संधारित्र के लिए क्या चाहिए अपन को, क्या चाहिए अपन को, समरूप अपन को चाहिए दोनों रिलेटेड। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो अब बताओ कि संधारित्र को अपन किस प्रकार बनाते हैं, या इसका जो सिद्धांत को समझ में आया कि संधारित्र किस सिद्धांत पे काम करता है। बराबर, मेरी बात तुम वापिस से गौर से सुनना। ये संधारित्र वाला ये जो अपन अभी डेरिवेशन पढ़ा है ना, ये अपने आगे मॉडर्न फिजिक्स में काम आने वाला आइंस्टीन के नियम में। ठीक है ना, तो यानी कि इस चीज को ध्यान रखना, ये बेसिक से चीज है, अपन को इस चीज को समझना है ना। अपन जो पढ़ेंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रकाश ड्रॉ या फोटोडायनेमिक्स में जो भी पढ़ेंगे, सब में कुछ इसी रंग की कुछ एक डेरिवेशन आपको मिलेगी, है ना। याद है अपन ने एक डेरिवेशन की थी, निर्वात नली के अंदर अपन ने 2 प्लेटें ली थी, 2 प्लेटों के अंदर अपन ने जब प्रकाश गिरा था, कुछ कभी पढ़ा है ऐसा, या धारा उत्पन्न कर दो, एक प्लेट से आवेश उत्पन्न होकर दूसरी प्लेट तक पहुंचते हैं। ये नहीं देखा कभी, नहीं देखा। देखो ये चीज होती है कि आप अपन धीरे धीरे इन सब चीजों को सबको समझेंगे। तो संधारित्र का देखो बेसिक फीचर क्या होता है, आज अपन आगे शुरुआत करें उससे पहले मैं तुमको ये चीज बता देता हूँ। ठीक है ना, ये चीज होती क्या है, संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटों के बीच में आवेशों की होती है गति। आवेशों की क्या होती है, गति होती है। और आवेशों की गति होती है इन 2 प्लेटों के बीच में, किसमें, इन 2 प्लेटों के बीच में। अब इन 2 प्लेटों के बीच में आवेशों की गति होती है, उसके कारण भी क्या होता है, एक अलग से धारा उत्पन्न होती है, जिससे कहते हैं अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा, जो कि अपना कॉन्सेप्ट आएगा किसमें, तरंगों में आएगा। ठीक है ना, ये कि ये चीज तुम्हारी रिपीट होने वाली है, संधारित्र वाली कॉन्सेप्ट तुम्हारे वापस से। मैंने क्या कहा था, 4 नियम ऐसे हैं जिसको मैक्सवेल ने संशोधन किया था, और क्या कहा था, तरंग गति के नियम कहा थे 4। तो ये चारों नियमों में से 2 पहले पढ़ चुके हैं, एक नियम इस पार्ट में आएगा, यानी कि 3 हो गए नियम कौन से, स्थिर वैद्युतिकी के, और एक आएगा चुंबकत्व का। तो टोटल कितने नियम आ जाएंगे, 4। ये 4 नियम मैं तुमको बता दूंगा कि ये वही नियम है जिसको ध्यान में रखना है। तो इन चारों नियमों को यदि तुमने गौर से पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है। तो संधारित्र को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ सकते हो। देख लो एक बार आगे, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, और कल के दिन में एक बड़ा टॉपिक है अपना समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं जो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, दोनों का आकार और आकृति क्या होती है, एक जैसी। इस ब्रह्मांड रहना के आकार और आकृति स्टैंड पद है, दोनों अलग अलग होती है, आकार अलग होती है और आकृति अलग होती है। तो दोनों की आकार और आकृति क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और उनके ऊपर आवेश का परिमाण भी क्या होता है, समान, परंतु विपरीत आवेश होते हैं। समान परिमाण होता है, यानी कि 2 कूलम है तो उसमें भी 2 कूलम है, मगर एक +2 कूलम है और दूसरा -2 कूलम है। तीसरी बात, प्लेट की लंबाई की तुलना में प्लेट के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम होती है। यानी कि प्लेट की लंबाई यदि मीटर में है तो प्लेट के बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर होगी। तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो यानी कि प्लेट की लंबाई की तुलना में प्लेटों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है। और अब अपन को निकालना है क्या, अपन को निकालना है इसकी धारिता। क्या निकालनी है, धारिता। ये पूरा का पूरा पार्ट धारिता पे ही अपना है ना। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है वो लिखो एक बार। लिखना, जब
जब दो समान काट क्षेत्रफल वाली एवं विपरीत आवेशित प्लेटों को अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है अत्यंत दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाली युक्ति अत्यंत दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाली युक्ति क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब देखो संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, ये नया नया फ्रेश फ्रेश संधारित्र खरीद के लाए थे मार्केट से, जो होती है सप्लाई से। ठीक है, अब यहाँ से आ गया अपना प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस। समझ में आ गया? अब आगे देखो प्रोसेस क्या चल रही है। जो प्लस से जुड़ा हुआ स्रोत है उस पर लगेगा विद्युत वाहक बल। क्या लगेगा? विद्युत वाहक बल। और वो क्या करेगा? इस प्लेट को कहेगा देख भाई खूब हो गया अपने इलेक्ट्रॉनों से प्रेम, अब इसको जाने दे। तो वो कहता है कि भाई मेरे कौन सा लेना देना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है यहाँ से यहाँ की ओर, है ना। तो यानी कि जो आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? और ये वाली प्लेट क्या कहती है इस इलेक्ट्रॉन को, देख भाई तेरे घर वालों ने तेरे को निकाल दिया, तेरी भी कदर है नहीं, आजा मेरे घर ही आजा, मेरे को भी घर से निकाला हुआ, तेरे को भी निकाला हुआ, दोनों मिलकर साथ में रहेंगे। तो भाई साथ में रहते हैं और यहाँ पे ये क्या बताते हैं? माइनस। क्या बताते हैं? माइनस। ठीक है, यानी कि संधारित्र को जब आप आवेशित करते हो समांतर प्लेट संधारित्र को, तो जो धनावेशित जो अपना धनाग्र जिसको बोलते हैं, धनाग्र से जुड़ी हुई प्लेट पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और चूंकि उसके सामने वाली प्लेट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, जो कि किससे जुड़ी हुई है? ऋणाग्र से। तो इसके ऊपर आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? और मान लेते हैं इसके प्लस क्यू आवेश है और इसके ऊपर क्या आवेश है? माइनस क्यू। इनके काट क्षेत्रफल दोनों की क्या है? ए और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी। समझ में आ गया? बना दो चित्र, फिर आगे बात करते हैं। तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो दोनों के आवेश घनत्व का परिमाण भी एक जैसा होगा कि नहीं होगा? है ना? ये चीज है। चलो इतना लिख दो। इन दो प्लेटों के ऊपर लिखने का कारण ये कि पता पड़े कि इस प्लेट के अंदर क्या क्या मान है और सामने वाली प्लेट में इनके क्या क्या मान। ठीक है, काम ये करना है तुम्हारे को आज का। मैंने तुमको ये बताया ना कि भाई इस प्रकार से होगा, इसके ऊपर इस तरीके से प्लस और माइनस आएंगे। इसकी कहानी को एक बार अपने शब्दों में लिखना कोशिश करना, फिर कल मैं तुमको मैं मेरी लैंग्वेज बता दूंगा। ठीक है, भले वो रफ में लिखना, कम से कम इससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी डेरिवेशन की एक स्टेप लिखने की यहीं पे। ठीक है ना? जो मैंने अभी कहानी बताई है ना, इसको अपने शब्दों में एक बार लिखने की तुम्हारे को क्या करनी है? कोशिश करनी है। ठीक है, इतना तो कर लोगे। उसके बाद अपन आगे चलेंगे और कल मैं तुमको पूरी चीज समझाऊंगा मैं किस तरीके से अपन को वहां पे जाके लिखना है। इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो तुम्हारे लिखने की प्रैक्टिस होगी, दूसरी कोई कमी पेश रहती तो आइंदा से ध्यान दें। लिखी हुई चीजों पे जब गलती निकलती है ना, तो इंसान ईगो और अपना ज्यादा याद रहती है चीजें। ठीक है ना? तो कल अपन यही चीजें करेंगे। बराबर? आज का अपना काम इतना ही। आज का शायद इतना खूब है। तो इस तीन चीजों को एक बार तुम देखना, जो मैंने ये आवेश की प्रक्रिया तुमको बताई है, इसको भी एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश तो करना,
है ना, क्योंकि तुम्हारे को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है जब तुम लिखते नहीं हो, और जब अचानक से एग्जाम में